बड़े बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर जी एकेडमी स्टूडेंट में ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने 10 का अध्याय शुरू कर रखा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, ये आज का अपना प्रमुख टॉपिक है। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का तात्पर्य उस वैधानिक क्षमता से होता है। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का तात्पर्य होता है पक्षकारों में वैधानिक क्षमता से, वैधानिक क्षमता का होना। इसके अंतर्गत अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार वे समस्त व्यक्ति जो वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क के हो और राजनियम द्वारा जिनको अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, इस प्रकार से अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार पक्षकारों में अनुबंध करने की जो क्षमता होती है, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली होती है वयस्क होना। वयस्क का तात्पर्य होता है कि वह व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं उसे वयस्क या बालिग माना जाता है। एक होता है स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, अर्थात पागल वगैरह शराबी बेसुध व्यक्ति इस प्रकार से नहीं होना चाहिए और राजनियम द्वारा उसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इस प्रकार से पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का तात्पर्य होता है कि वह वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और राजनियम द्वारा जिसको अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। ये होता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। इसी से संबंधित ही अपना एक और जो बिंदु होता है वो होता है अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति या पक्षकार, अनुबंध करने के अयोग्य व्यक्ति या पक्षकार जो होते हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत वे व्यक्ति अनुबंध करने के अयोग्य होते हैं, अर्थात उसमें ठहराव या अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती या उनके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के जो अनुबंध होते हैं वो व्यर्थ माने जाते हैं या ऐसे अनुबंध का निर्माण ही नहीं हो पाता। ऐसे वे व्यक्ति होते हैं, एक तो होते हैं अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी ठहराव या अनुबंध, दूसरा होता है अस्वस्थ
मस्तिष्क का व्यक्ति, और तीसरा आता है राजनियम द्वारा घोषित अयोग्य व्यक्ति, इस प्रकार से अनुबंध करने के अयोग्य जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अव्यस्त हो, अभी उनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है। दूसरा आता है अस्वस्थ मस्तिष्क के जो व्यक्ति होते हैं, जिनको राजनीति द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके साथ किया गया जो अनुबंध होता है वो व्यर्थ होता है। तो इस प्रकार से अनुबंध करने के जो अयोग्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो है अनुबंध नहीं कर सकते, अव्यस्त व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं वो उनमें भी अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, और राजनियम द्वारा जिनको अयोग्य घोषित किया गया है उनमें भी अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। तीसरा जो अपना मेन टॉपिक जो आता है वो आता है अव्यक्त से संबंधित, अव्यक्त से संबंधित कानूनी नियम या प्रावधान। अव्यक्त से संबंधित कानूनी नियम या प्रावधान, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, अव्यक्त से संबंधित कोई महत्वपूर्ण नियम या जो प्रावधान होते हैं उसमें कोई 6 बिंदु का उल्लेख कीजिए। तो अव्यक्त से संबंधित प्रमुख नियम या प्रावधान जो है अनुबंध अधिनियम में, वो निम्नलिखित। पहला है ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होना, व्यर्थ होना। पहला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया जो ठहराव होता है वो पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है, क्योंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार से अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी ठहराव जो होता है वो पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है, क्योंकि वह एक वैध अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस मामले के अंदर मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का जो मामला था, इसमें प्री कौंसिल ने यह निर्णय सुनाया था कि अवयस्क के साथ किया गया कोई भी ठहराव जो होता है वो पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है। दूसरा है अनिवार्य आवश्यक वस्तु के लिए दायित्व है। अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दायित्व है। वस्तुओं के लिए दायित्व है। अनिवार्य आवश्यक वस्तु के लिए दायित्व है। जैसा कि हम सामान्यतः जानते हैं कि एक अवयस्क ऋण लेने अथवा लाभ के लिए स्थायी या अस्थायी जो संपत्तियां होती हैं उसका क्रय नहीं कर सकता, न किसी प्रकार का वह ऋण ले सकता है। इस प्रकार से उसे खरीदने का ठहराव या वैधानिक दायित्व भी नहीं कर सकता, लेकिन एक अवयस्क अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनका क्रय कर सकता है। आवश्यक वस्तु के लिए, जीवन निर्वाह के लिए उसके लिए जो आवश्यक वस्तु होती हैं उनका वह क्रय कर सकता है। इस प्रकार से एक अवयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें अनिवार्य जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनका वह क्रय कर सकता है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति
एक अवेश व्यक्ति होता है उसके जीवन निर्वाह के लिए अगर वह कोई मदद करता है, उसको कोई सहायता देता है या किसी प्रकार की संपत्ति देता है, तो अवेश की जो संपत्ति होती है उसमें से वह भुगतान पाने का अधिकारी होता है। इस प्रकार से एक जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तुएं मानी जाती हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, यात्रा व्यय, चिकित्सा वगैरह है, या धर्मार्थ के लिए किसी प्रकार की उसके धर्म के अनुसार जो वस्तुएं होती हैं, उसमें जैसे मर्त संस्कार, कवे है आदि अधिनियम के अंतर्गत जो होते हैं वो आवश्यक वस्तुओं के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें जो आती हैं वो होता है अनिवार्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दायित्व है। इसका अर्थ सामान्यतः एक अनुबंध जो होता है वो किसी भी अवेश व्यक्ति जो होता है वो किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकता, स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय भी नहीं कर सकता, न किसी प्रकार का ऋण ले सकता है, लेकिन जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए उसका दायित्व बनता है। आवश्यक वस्तुओं के लिए वह किसी व्यक्ति से भुगतान वगैरह प्राप्त कर सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उसकी मदद करता है उसकी संपत्ति में से इसको भुगतान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से आवश्यक वस्तु में मैंने आपको बताया, इसके अंदर भोजन, कपड़ा, मकान, चिकित्सा वे है या धार्मिक संस्कार वगैरह आदि के लिए दी जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, ये सभी प्रकार की जो होती हैं ये उसके लिए आवश्यक मानी जाती है। तीसरा जो आता है वो आता है अवेश को साझेदार नहीं बनाया जा सकता। अवेश के को साझेदार नहीं बनाया जा सकता। अनुबंध अधिनियम के अनुसार एक अवेश व्यक्ति जो होता है उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता। हालांकि इसके भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में भी ये कानून लिखा हुआ है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 32 जो लागू होता है वहां भी ये कानून लिखा हुआ है कि एक अवेश के व्यक्ति जो होता है उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से, सभी जो साझेदार होते हैं उसकी सहमति से उसको लाभ में हिस्सा दिया जा सकता है, हानि में नहीं। जब तक व्यक्ति अवेश होता है तब तक उसका जो दायित्व होता है वो भी सीमित होता है, उसका जो दायित्व होता है वो भी सीमित होता है। वयस्क होने पर उसका दायित्व होता है वो असीमित हो जाएगा, और उसके बाद में सभी जो कंडीशन होती हैं वो उसी प्रकार से ही लागू होंगी जिस प्रकार से असीमित दायित्व वाले सभी जो साझेदार होते हैं उन सभी पे लागू होती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अवेश व्यक्ति जो होता है उसको साझेदार नहीं बनाया जा सकता है, केवल लाभ में सभी साझेदारों की सहमति से हिस्सा दिया जा सकता है। अवेश के को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। अवेश जो होता है उसको दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। एक और जो नियम लिखा हुआ अनुबंध अधिनियम के अंदर है, अवेश व्यक्ति जो होता है उसको दिवालिया जो होता है वह घोषित नहीं किया जा सकता। पांचवा जो आता है अवेश के व्यक्ति को एजेंट नियुक्त किया जा सकता है या जा सकता है। अवेश व्यक्ति जो होता है उसको एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए पूर्णतः उसका जो प्रधान होता है, उसका नियुक्ता होता है, वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति होती है वो प्रधान के लिए
प्रधान के द्वारा की जाती है और प्रधान का ही वह प्रतिनिधित्व करता है। प्रधान को तीसरे जो पक्षकार होते हैं उनके साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है। इस प्रकार से एक अवैध व्यक्ति जो होता है उसको एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो या नहीं हो, उसको एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए उसका जो प्रधान होता है उसको पूर्णतः उत्तरदायी माना जाएगा। छठा आता है अवैध के संरक्षक द्वारा उसकी भलाई के लिए किए जाने वाला जो कार्य होता है, उसकी भलाई के लिए किए जाने वाला कार्य जो होता है वह अनुबंध वैधानिक होते हैं। अवैध के संरक्षक द्वारा अवैध की भलाई या उसके हित के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो वैधानिक माने जाएंगे। तीसरा है, एक और जो आता है इसके अंदर सातवां पूर्ण जो आता है वो है अवैध के की भलाई के लिए अगर किसी व्यक्ति ने कुछ दिया है या कुछ भुगतान किया है तो वह अवैध की संपत्ति में से प्राप्त कर सकता है। अवैध की संपत्ति में वह खोज सकता है, अवैध की जो संपत्ति होती है उसमें से वह प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके पास ये अधिकार नहीं है कि उसको साफ व्यय के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए या क्षति पूर्ति के लिए अवैध को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहलाता है। आठवां एक और जो महत्वपूर्ण आता है, यदि अवैध ने किसी व्यक्ति को वयस्क बताकर कोई अनुबंध किया है, अनुबंध किया है, तो भी इसके लिए अवैध व्यक्ति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। किसी अवैध व्यक्ति ने जानबूझ करके धोखा दे करके अपने को वैश्य बता करके किसी के साथ अगर अनुबंध किया है तो भी वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी के साथ धोखे में डाल करके और किसी के साथ अनुबंध किया जाए। तो इस प्रकार से अवैध की किसी व्यक्ति को वैश्य बताकर किए जाने वाला अनुबंध होता है, उसके लिए भी उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार से कपट या मिथ्यावन या झूठ बोलकर भी अगर कोई अवैध से अनुबंध कर लेता है तो उस अनुबंध के लिए भी वह उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। एक और आता है अवैध के के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसके माता पिता वैधानिक रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। देखो यहाँ पे दो बातें हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अवैध के संरक्षक द्वारा उसकी भलाई के लिए या उसके हित के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो वैधानिक माने जाते हैं, लेकिन यह अवैध के द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए उसके माता पिता जो होते हैं वो उत्तरदायी नहीं माने जाएंगे। अनुबंध अधिनियम में ये भी लिखा हुआ है। एक होता है यदि कोई अवैध व्यक्ति या अवैधता के दौरान
अगर किसी भी प्रकार का शादी का अनुबंध कर लेता है तो वह अनुबंध भी पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। तो इस प्रकार से एक अवयव से संबंधित महत्वपूर्ण नियम या जो प्रावधान होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। प्रमुखतः हम लोगों ने पढ़ा कि उस अवयव साथ किए जाने वाले जो अनुबंध होते हैं पूर्णतः व्यर्थ होते हैं, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के लिए उसको दायित्व होता है, उसको दायित्व दिया जाता है, आवश्यक वस्तुओं के लिए वह क्रय विक्रय कर सकता है। अनुबंध को साझेदार नहीं बनाया जा सकता, दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, एजेंट बनाया जा सकता, लेकिन उसके लिए प्रधान जिम्मेदार होता है। अवयव के संरक्षक जो उसकी हित या भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य वैधानिक होते हैं, लेकिन अवयव द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए उसके माता पिता जिम्मेदार नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति ने अवयव को किसी प्रकार की वस्तु दी है या किसी प्रकार का भुगतान किया है तो उसकी संपत्ति में से प्राप्त करने का अधिकारी होता है, प्रतिस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अनुबंध में अगर कोई अवयव झूठ बोल करके, कपट या मिथ्या बोलने के द्वारा किसी प्रकार का अनुबंध कर लेता है तो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। और अव्यवस्था के दौरान अगर वह किसी प्रकार का शादी का अनुबंध भी कर लेता है तो वह भी मान्य नहीं होगा, व्यर्थ होगा। उसके बाद में कुछ बातें अस्वस्थ मस्तिष्क से संबंधित हैं। अस्वस्थ मस्तिष्क से संबंधित अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, इसके संबंध में कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं। आप जानते हो अस्वस्थ मस्तिष्क का जो व्यक्ति होता है उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन वह व्यक्ति जिसमें सोच विचार करने की क्षमता है, जिसको यह पता है कि वह क्या कर रहा है तथा इसका उसके हित के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्वस्थ मस्तिष्क के माने जाते हैं। सामान्यतः पागल, पैदाइशी, जन्मजात, मूर्ख, शराबी आदि व्यक्ति जो होते हैं उन्हें अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति माने जाते हैं और उनके साथ किया गया जो अनुबंध जो होता है वो पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है। इसके अलावा पागल व्यक्ति कोई होता है, अगर उसको कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सहायता करता है उसकी, तो यह सहायता उसकी संपत्ति में से प्राप्त की जा सकती है, उसका भुगतान वह उसकी संपत्ति में से वसूला जा सकता है। न्यायालय जो होता है सभी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको स्वस्थ मान के चलता है, किसी को भी अस्वस्थ नहीं मानता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ बताता है तो उसे इसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, इसका प्रमाण देना होगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है। तो ये होते हैं अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। उसके बाद में एक और आता है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, राजनियम कुछ व्यक्तियों को अनुबंध करने के अयोग्य घोषित करता है। जैसे कुछ व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्थिति या उच्च पैसे के कारण या वैधानिक स्थिति के कारण अनुबंध अधिनियम के प्रभाव से अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। या तो वह राजनीतिक स्थिति में होता है या उस पद के ऊपर होता है या उसकी वैधानिक स्थिति इस प्रकार से होती है, इसे राजनियम द्वारा उनको अनुबंध करने के अयोग्य ठहरा दिया जाता है, अयोग्य करार दिया जाता है। अर्थात वो अनुबंध नहीं कर सकते या करते तो उनके द्वारा किया गया जो अनुबंध होता है वो पूर्णतः व्यर्थ माना जाता है। इनमें जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का शत्रु होता है, या कोई विदेशी सम्राट होता है, राजदूत होता है, कैदी होता है, अपराधी, दिवालिया, सम्मिलित कंपनियां, राज्य, विदेशी राजदूत, विदेशी शत्रु, इस प्रकार के जो होते हैं उनको अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया है और वो सभी अनुबंध नहीं कर सकते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाला जो अनुबंध होता है वो भी व्यर्थ माना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता संबंधी 3 जो बिंदु हैं इनके बारे में अध्ययन किया।
सबसे पहले जो अवश व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जाना, और राजनियम के द्वारा व्यक्तियों को उसकी राजनीतिक स्थिति होती है या उच्च पद जो होता है या वैधानिक स्थिति होती है उनके द्वारा जिनको अयोग्य घोषित किया गया है उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। कल इसके आगे का जो चैप्टर आता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।